तो लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास हमने अगर हम कोई भी अप्लायंस को सीरीज में या पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो हमें क्या पावर कंजप्शन होता है, एफिशिएंसी ऑफ सेल, इन सब के बारे में समझा था। आज की क्लास में हम बात करेंगे किरचॉफ्स लॉ की। अब ये जो किरचॉफ्स लॉ है ये ओम्स लॉ का थोड़ा एडवांस्ड वर्जन है। क्या है? ओम्स लॉ यूज करके हम सर्किट सॉल्व करते थे, सीरीज पैरेलल ये सब सॉल्व करते थे। सीरीज पैरेलल मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये सब किए हुए हैं। अब किरचॉफ्स लॉ हम यूज करके मोर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस, जो मोर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होते हैं उसको सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करके क्या निकालना है? एक तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, उसके बाद हम करंट निकाल सकते हैं, उसके बाद हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। लेकिन जब कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हमें मिल जाता है वहां पे करंट वोल्टेज निकालना थोड़ा दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम किरचॉफ साहब आए और उन्होंने अपना दो लॉ लिया या दो लॉ दिया जिससे हमारा ये कैलकुलेशन और आसान बन गया। ठीक है, तो आज के क्लास में हम किरचॉफ्स लॉ के बारे में समझेंगे और उसी के रिगार्डिंग 4-5 क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और अच्छे से बन जाए। ठीक है, चलो तो किरचॉफ्स लॉ शुरू करते हैं। अब किरचॉफ्स लॉ शुरू करने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज का पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, पहले क्या होता है? नेटवर्क। नेटवर्क ये आपका फोन का नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क नहीं आ रहा, डेटा नेट बहुत स्लो चल रहा है, वो नेटवर्क नहीं है। ये आपका सर्किट वाला नेटवर्क है। क्या है इसको जरा समझते हैं। मान लो आपके पास एक रजिस्टर है, 2 रजिस्टर है और आपने उसको ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एक बैटरी के साथ इधर कनेक्ट कर दिया और इसके बीच में और एक रजिस्टर जोड़ा और एक बैटरी जोड़ा और ऐसे उसको कनेक्ट कर दिया इसके साथ। ठीक है, अब ये हो गया थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। अब इधर पूछेगा कि यहां पे आप बोलो करंट कितना है, वोल्टेज कितना है अक्रॉस एनी रजिस्टर या फिर बैटरी। तो इस वाला ये जो सर्किट आपको दिख रहा है, ये जो सर्किट दिख रहा है, इस टोटल को हम बोलते हैं नेटवर्क। ठीक है, जहां पे रजिस्टर्स, सेल्स या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को जब हम जोड़ा जाता है उसको हम बोलते हैं नेटवर्क। ठीक है, दूसरा चीज आपको मिलेगा जंक्शन। जंक्शन क्या होता है? जंक्शन का मतलब होता है जहां पे 2 से ज्यादा तार जुड़ रहे हो। जैसे कि देखो यहां पे इस वाले सर्किट में यहां पे एक तार ये वाला हो गया, एक तार ये वाला हो गया और एक ये वाला तार हो गया। तो इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? जंक्शन बोलेंगे। जंक्शन क्या है? जिस पॉइंट में 2 से ज्यादा तार जुड़ रहे होंगे, ठीक है, उसको हम बोलेंगे जंक्शन। उसके बाद आएगा लूप। तीसरा जो टर्म है वो है लूप और मेश। ठीक है, लूप और मेश, इसका मतलब क्या होता है? देखो अगर मैं यहां पे एक रजिस्टर, ये एक बैटरी यहां पे जुड़ा हुआ है और ये हर तीनों जगह से बंद है, मतलब कहीं से भी ये ओपन नहीं है, तो इस वाले को मैं एक लूप बोल सकता हूं। अब इधर भी देखो तो यहां पे भी ये जो 3 कंपोनेंट्स है, 4 कंपोनेंट है, ये भी कहीं ओपन नहीं है, इसको भी मैं एक लूप बोल सकता हूं। और अगर मान लो मैं इसको बीच वाले को हटा दूं तो ये पूरा का पूरा भी एक लूप है। तो लूप क्या है? एक क्लोज्ड नेटवर्क, एक क्लोज्ड नेटवर्क जहां पे सारे तार एक दूसरे से जुड़े हुए हो, उसको हम बोलते हैं लूप या फिर मेश। ठीक है, उसके बाद आता है ब्रांच और एक चौथा चीज ब्रांच। ब्रांच क्या होता है? देखो ब्रांच क्या होता है? एक वो तार जो 2 जंक्शन के बीच में लाई कर रहा हो, उसी को हम बोलते हैं ब्रांच। जैसे कि ये एक जंक्शन है इस सर्किट में और ये भी एक जंक्शन है इस सर्किट में, तो ये वाला जो तार है जिसमें एक रजिस्टर और एक बैटरी लगा हुआ है या सेल लगा हुआ है, उसको हम बोलेंगे क्या? एक ब्रांच। ठीक है, समझ में आया? नेटवर्क क्या है, जंक्शन क्या है, लूप और मेश क्या है और ब्रांच क्या है, समझ में आया? ये मैं लिखा नहीं रहा हूं। ठीक है, पहला रूल क्या है? इसको हम बोलते हैं केसीएल। केसीएल क्या होता है?
किरचॉफ्स करंट लॉ, या फिर इसको और एक नाम भी दिया जाता है जंक्शन रूल। ठीक है, जंक्शन रूल क्या बोलता है ये लॉ समझते हैं। मान लो आपके पास 4 रजिस्टर है या 4 तार है, मैं रजिस्टर भी नहीं ले रहा हूं, मान लो 4 तार हैं, ठीक है, और वो ऐसे कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, ये वाला पॉइंट एक जंक्शन हो गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट एक जंक्शन हो गया। मान लो इसमें से I1 करंट जा रहा है, ठीक है, इसमें से I1 करंट जा रहा है और इसमें से I2 करंट जा रहा है, और इसमें से मान लो I3 करंट निकल रहा है और इसमें से मान लो I4 करंट निकल रहा है। ठीक है, एक जंक्शन है, इधर देखो I1 जंक्शन की ओर जा रहा है, I2 भी जंक्शन की ओर जा रहा है, I3 जंक्शन से दूर जा रहा है और I4 जंक्शन से दूर जा रहा है। तो किरचॉफ साहब क्या बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ करंट लॉ या फिर जंक्शन रूल, अमाउंट ऑफ करंट entering a junction is equal to amount of current exiting it। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जितना करंट एक जंक्शन के अंदर जा रहा है उतना ही करंट इस जंक्शन से बाहर निकल रहा होगा। ठीक है, तो इसको अगर आप समअप करो, क्या बोलना चाहते हैं, I1 प्लस I2 शुड बी इक्वल टू I3 प्लस I4, ये होना चाहिए। ठीक है, जितना, अगर यहां पे मैं आपको एक छोटा सा नंबर देके एग्जांपल लेता हूं, मान लो ये 5 एम्पियर करंट है, मान लो ये 2 एम्पियर करंट है, मान लो ये 3 एम्पियर करंट है, I3 जो निकल रहा है वो 3 एम्पियर करंट है, तो I4 आपका कितना होगा, I4 आपका 4 एम्पियर करंट होगा। ठीक है, अगर जितना करंट इस जंक्शन के अंदर घुस रहा है उतना ही करंट जंक्शन से बाहर निकलेगा। सिंपल सीधा साधा रूल। ठीक है, इसको अगर हम और थोड़ा समझने की कोशिश करें, एट एनी जंक्शन समेशन ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, I1 प्लस I2 इक्वल टू, अब इसी चीज को I3 प्लस I4 को इस तरफ ले आओ तो माइनस हो जाएगा ना, तो I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 शुड बी इक्वल टू 0। ये सेम चीज है, समझ में आया। करंट लॉ क्या बोलता है, जितना करंट अंदर जाएगा उतना करंट बाहर निकलेगा, इतना दिमाग में रखना है। KCL क्या बोलता है, जितना करंट अंदर जाएगा उतना करंट बाहर निकलेगा, इसको छाप लो दिमाग में। ठीक है, समझ में आया या नहीं आया, चलो इसको लिख लो, फिर दूसरे लॉ पे चलेंगे। दूसरा लॉ क्या है, KVL, ये क्या है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसको लूप और इसको नाम देते हैं लूप रूल। अब क्या है इसको जरा समझते हैं, इसको थोड़ा डायग्राम से समझते हैं। अब ये बोलता क्या है पहले ये समझ लो, उसके बाद डायग्राम से समझेंगे। ये बोलता है अगर एक लूप है या फिर एक मेश है, इन ए मेश पोटेंशियल ड्रॉप across each electrical element या electrical component, potential drop in a mesh, sum of, यहाँ पे एक चीज छोड़ दिया, sum of potential drop across each electrical component
इज 0, ये बोलते हैं। मतलब अगर आप बोलो समेशन ऑफ डेल्टा वी या चेंज इन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0, ये बोलता है। अब इसको, ये जो सेकेंड लॉ है ना, बच्चों को समझने में बड़ा दिक्कत होता है, हालांकि है कुछ नहीं, इसको जरा डायग्राम से समझ लेते हैं तो आराम से दिमाग में छप जाएगा। अब उन दोनों को कैसे हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे उस चीज को समझना है, ठीक है। तो पहले हम साइड में यहाँ पे साइड बाय साइड में क्वेश्चन सॉल्व करते जाऊंगा और यहाँ पे मैं रूल्स लिखते जाऊंगा जो कि आपको दिमाग में रखना है व्हाइल सॉल्विंग ए क्वेश्चन बाय यूजिंग केसीएल और केवीएल, ठीक है। मान लो मैं पहले सर्किट बना लेता हूं। मान लो ये आपको सर्किट गिवन है, ठीक है, ये आपको सर्किट गिवन है और इधर हमें केसीएल केवीएल अप्लाई करके इस सर्किट में हमें करंट निकालना है। तो पहला चीज आपको क्या करना है, पहले आपको जितने बैटरीज हैं उतने बैटरीज में से करंट निकालना है। अगर एक बैटरी होगा तो एक करंट निकालोगे और 2 बैटरी होगा तो 2 करंट निकालेंगे, ठीक है। तो जो करंट निकालेंगे कैसे निकालेंगे वो भी क्वेश्चन आता है। तो हमें पता है करंट किस डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, करंट ट्रैवल करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल। तो जितने बैटरीज होंगे आपको उतने करंट निकालने हैं। या फिर अगर आप चाहते हो कि आप इतना सारा करंट से कंफ्यूज हो जाते हो, किसी एक सेल से भी अगर आप करंट निकाल देते हो देन आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। मैं यहां पे 2 करंट निकाल रहा हूं, एक करंट भी निकाल के हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए समझने के लिए मैं 2 करंट निकालता हूं। तो पहला स्टेप आपको क्या करना है, ड्रॉ करंट फ्रॉम ईच सेल, हर एक सेल से हमें करंट निकालना है, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या करना है, अप्लाई केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ यहां पे लगाना है, ठीक है। तो कैसे लगाए, साइड बाय साइड क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है, कैसे लगा। अब देखो यहां पे कितने सेल्स हैं, 2 सेल्स हैं, एक है E1 वाला सेल ये वाला और एक है E2 वाला सेल। अब ये कनेक्टेड कैसे हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो पॉजिटिव से हम करंट निकालेंगे, तो कितना करंट निकालेंगे, मान लो E1 है तो मैं यहां से I1 करंट निकालता हूं, ठीक है। और फिर यहां पे क्या है, E2 है तो यहां से भी करंट निकलेगा, तो करंट निकलेगा तो लेट सपोज मैं मान लेता हूं I2 करंट निकलेगा। और कैसे निकलेगा, पॉजिटिव से निकलेगा, नेगेटिव में घुसेगा। तो मैं यहां से करंट निकाल देता हूं, ये हो गया I2, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब केसीएल हम लगाएंगे थोड़ी देर बाद, पहले हमें क्या करना है, जितने सेल्स हैं उतने करंट मैंने निकाल लिए, ठीक है। E1 में से मैंने I1 करंट निकाला, मतलब E1 ये वाला जो सेल है उसमें से I1 करंट निकल रहा है और E2 जो सेल है उसमें से I2 करंट निकल रहा है, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 जो रूल है, सेकेंड रूल क्या है, चूज ए लूप, ठीक है। जितने लूप होंगे उतना चूज करना है एंड एंड लिखने एंड डिजिग्नेट द पाथ ऑफ द लूप, ठीक है। अब देखो यहां पे कितने लूप्स हैं, देखने जाए तो यहां पे 3 लूप्स है। एक तो ये वाला कौन सा, A B C F A, और एक क्या है F C D E F, और एक क्या है A B D E A, 3 लूप्स है, ठीक है। लेकिन मैं यहां पे 2 लूप चूज करूंगा, ठीक है। एक है ये वाला लूप, अब दूसरा है ये वाला लूप। तो चूज ए लूप, मैं लूप चूज करना था, कर लिया। तो 2 लूप चूज करना है, क्या क्या, एक है लूप 1 जिसका नाम क्या है
जिसका नाम है ABCFA और एक लूप 2 है जिसका नाम क्या है FCDEF। ठीक है, मैंने 2 लूप चूज कर लिया। पहला क्या, मैंने करंट निकाला। दूसरा चूज ए लूप चूज कर दिया। उसके बाद क्या बोला है, एंड डेजिग्नेट द पाथ ऑफ द लूप। अब यहां पे इसको समझना, डेजिग्नेट द पाथ ऑफ द लूप में आप 2 चीजें कर सकते हो। मान लो ये एक सिंगल लूप है, ठीक है, ये एक सिंगल लूप है, इसमें एक सेल ऐसे है। अब इस लूप को अगर मैं नामकरण करूं ABCD, तो क्या मैं इस लूप को ABCDA ऐसे लिख सकता हूं, मतलब मैं ऐसे जा रहा हूं ABCDA, या फिर क्या मैं इसको ADCBA लिख सकता हूं, ADCBA, मैं ऐसे आ रहा हूं ना। तो इस लूप में जाने के लिए या घूमने के लिए मेरे पास 2 रास्ते हैं, मतलब मैं 2 तरीके से घूम सकता हूं, एक है क्लॉकवाइज, दूसरा है एंटी क्लॉकवाइज। तो एक तो ये पाथ हो सकता है, या फिर अगर वही सर्किट में बना दूं, दूसरा ये पाथ हो सकता है। ठीक है, तो वही मैंने बोला, चूज ए लूप बना लो एंड डेजिग्नेट द पाथ ऑफ द लूप। जो लूप है उसको पाथ दे दो। तो यहां पे 2 लूप है, हमें 2 पाथ चूज करने। अब ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या चूज करना चाहते हो। चाहो तो यहां पे दोनों क्लॉकवाइज लगा सकते हो, चाहो तो दोनों एंटी क्लॉकवाइज लगा सकते हो, चाहो तो एक को क्लॉकवाइज एक को एंटी क्लॉकवाइज लगा सकते हो। वो आपके ऊपर है, आपके ऊपर डिपेंडेंट है, आपको क्या कंफर्टेबल हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहां पे अभी 2 लूप ले रहा हूं, एक तो ऊपर वाला लूप में ये ले रहा हूं, ठीक है, और एक दूसरा वाला भी ये डायरेक्शन ले रहा हूं। ठीक है, एक तो ये डायरेक्शन ले लिया, ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, क्लॉकवाइज, और ये भी मैंने क्लॉकवाइज, ये हो गया लूप 1, ये हो गया लूप 2, ये कर दिया। ठीक है, पहला काम क्या था, करंट लिए, दूसरा क्या हो गया, चूज ए लूप एंड डेजिग्नेट द पाथ। करंट निकाल लिया, I1 करंट, इसमें से I1 करंट, 2 लूप बना लिए, 2 लूप का नाम ले लिया और उसको नामकरण भी कर दिया, मतलब उसमें नामकरण कर दिया, और मैंने उसका पाथ भी डिसाइड कर दिया, क्लॉकवाइज जाना है या एंटी क्लॉकवाइज जाना है। यहां तक समझ में आया या नहीं आया, ये हो गया। अब दूसरा क्या करना है, अब दूसरा इसमें पाथ याद रखना है। क्या पाथ याद रखना है, अगर तीसरा चीज क्या, अगर आपका पाथ इस डायरेक्शन में है, ये क्या डायरेक्शन है, ये पाथ का डायरेक्शन है जो आपने चूज किया हुआ है। ठीक है, जो आपने पाथ चूज किया हुआ है उसका डायरेक्शन अगर ऐसा है, ठीक है, इधर से इधर जा रहा है, ठीक है, अगर जा रहा है और सेल ऐसे कनेक्टेड है, कैसे, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मतलब पाथ अगर ऐसा है और सेल में आप कैसे जा रहे हो, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हो ना, पाथ इस डायरेक्शन में है, सेल में करंट भी पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा ना। तो यहां पे जो V आप चूज करोगे वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब अगर इसका सेल का EMF E है तो ये हो जाएगा +E, जो मैंने लास्ट क्लास में बोला था, जब हम पॉजिटिव नहीं, गलत बोला, चूज करेंगे नेगेटिव, ये होगा नेगेटिव E। मतलब अगर मैं पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा हूं तो EMF हमारा क्या होगा, नेगेटिव। ये याद रखना, क्या, अगर आप पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हो, पाथ आपका कहां है, पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, तो EMF आप क्या लोगे, नेगेटिव। और अगर पाथ इसी डायरेक्शन में है और सेल ऐसे कनेक्टेड है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, सेल ऐसे कनेक्टेड है नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इसका EMF मान लो E है, तो V आप क्या लोगे, तो V आप लोगे पॉजिटिव।
याद रखो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं तो V पॉजिटिव रखेंगे, ठीक है, या प्लस E, ठीक है। ये तो हो गया किसके बारे में बात, ये हो गया सेल के बारे में बात। अब यहां पे मैंने लास्ट क्लास ये नहीं बताया था, रजिस्टर का भी यहां पे रोल आता है। रजिस्टर में क्या है, अगर मान लो ये रजिस्टर है और पाथ ऐसे है, इसका R रेजिस्टेंस है, करंट मान लो इस डायरेक्शन में जा रहा है, करंट रजिस्टर में ऐसे जा रहा है और पाथ ऐसे है, ठीक है। करंट अगर इस डायरेक्शन, पाथ के साथ साथ करंट जा रहा है, पाथ के साथ साथ अगर करंट जा रहा है तो V आप क्या लोगे, V आप लोगे नेगेटिव IR होगा ना, I इंटू आर पोटेंशियल ड्रॉप, चेंज इन पोटेंशियल, डेल्टा V क्या होगा, नेगेटिव होगा। और अगर करंट का डायरेक्शन ऐसे है इस डायरेक्शन में और पाथ ऐसे है ऑपोजिट डायरेक्शन में, अगर पाथ और करंट सेम डायरेक्शन में है तो नेगेटिव, और अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो डेल्टा V आपको क्या लेना है, पॉजिटिव, मतलब प्लस IR लेना है, ठीक है। यहां तक समझ में आया, ये रूल्स दिमाग में रखने, ये 4 चीजें दिमाग में रखने। क्या, सेल के लिए अगर आप पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हो तो नेगेटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हो तो पॉजिटिव, और रजिस्टर के लिए क्या याद रखना है, अगर करंट और पाथ का डायरेक्शन सेम है तो V आपका नेगेटिव होगा, डेल्टा V आपका नेगेटिव होगा, और अगर आपका पाथ और करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है, पाथ और करंट का डायरेक्शन अगर ऑपोजिट है तो आप क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया, आंचल समझ आया? चलो ये तो हो गया रूल। अब इस रूल को हम यहां पे लगाएंगे इस लूप में। पहले हम लगाएंगे KCL, ठीक है। करंट यहां से निकला, मैंने I1 निकाला, ठीक है। I1 यहां से निकलते निकलते यहां पे आके पहुंचा, ये जंक्शन है, ठीक है। और I2 भी यहां से इधर I2 जा रहा होगा क्योंकि बीच में और कुछ नहीं है। अब इस पॉइंट पे मिला, अब I1 ऐसे गया, इधर गया, I2 भी इधर जाएगा, तो इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा, I1 प्लस I2 करंट जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा या नहीं जाएगा? देखो मैंने KCL लगाया यहाँ पे, ये जंक्शन है ना, यहाँ पे I1 आके पहुंचा, यहाँ पे भी I1 आके पहुंचा, तो यहां से जब जंक्शन से क्रॉस करेगा तो दोनों करंट मिल के जाएंगे। तो जंक्शन रूल KCL हमें यही बोलता है, जितना करंट एक जगह पे घुसेगा उतना करंट बाहर निकलेगा। कितना करंट घुस रहा है, I1 घुस रहा है प्लस I2 घुस रहा है, तो कितना निकलेगा, I1 प्लस I2 निकलेगा, ठीक है। अब इधर से करंट आया इस रास्ते से, फिर इधर से आया, इधर आया ऐसे, फिर इस पॉइंट पे पहुंचा और इस पे आ गया I1 और इस पे आ जाएगा I2। आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि जितना करंट इसमें से निकला था उतना करंट इसी सेल में आएगा, और जितना करंट इस सेल में से निकला था उतना करंट इस सेल में आएगा। समझे या नहीं समझे? यहां पे कितना करंट आ रहा है, यहाँ पे I1 प्लस I2 आ रहा है और यहां से I1 निकल गया। ये समझ में आया या नहीं आया, करंट का डायरेक्शन। अब यहां पे हम इक्वेशन निकालते हैं। चलो अब इधर से हम इस पाथ में जा रहे हैं। अब देखो करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जा रहा है, और पाथ हमारा कैसा है, पाथ भी हमारा ऐसा है, ऐसे जा रहे हैं ना, इधर से इधर से इधर से, पाथ हमारा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जा रहे हैं। अब करंट अगर ऐसे जा रहा है, करंट अगर ऐसे जा रहा है और पाथ भी ऐसा है, तो हम क्या लेंगे, करंट और पाथ अगर सेम हो तो माइनस लेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप, है ना। तो क्या हो जाएगा, इसमें से कितना करंट जा रहा होगा, लूप 1 के लिए बात करें, मैं अभी लूप 1 के लिए बात कर रहा हूं, तो R1 के साथ कितना हो जाएगा, R1 के साथ I1 प्लस I2 ये आ जाएगा, ठीक है ना। फिर इधर से घूम के आया करंट, फिर इधर घुसा, फिर इसमें आएगा। अब पाथ इस डायरेक्शन में है, पाथ हमारा कैसा है, ऐसा है, पाथ हमारा इस डायरेक्शन में है, तो अब हम कहां से कहां जा रहे हैं, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे तो क्या लेंगे, प्लस ही लेंगे, तो प्लस E1 ये हो गया। फिर ऐसे जाएंगे, पाथ हमारा ऐसे है
और करंट भी हमारा इस रजिस्टर से ऐसे है I1, तो कितना हो जाएगा R2 इंटू I1। तो और ये क्या साइन होगा R2 इंटू I1, करंट और पाथ, करंट ये वाला है और पाथ ये वाला है, करंट और पाथ सेम डायरेक्शन में है तो माइनस होगा, है ना, तो माइनस I1 इंटू R2 इक्वल टू 0, ये लिख देंगे। ठीक है, ये लूप 1 वाला कहानी हमें यहां पे मिल गया। लूप 2 का इक्वेशन बनाते हैं। चलो लूप 2 में जब इक्वेशन बनाएंगे, देखो जा कैसे रहे हैं, इस पाथ में, पाथ हमारा ऐसा है, पाथ हमारा ऐसा है और इस वाले पाथ में क्या करंट फ्लो कर रहा है, I1 करंट फ्लो कर रहा है, I1 इस तरफ है, ठीक है ना, और पाथ हमारा इस तरफ है, करंट और पाथ हमारा ऑपोजिट डायरेक्शन में आ गया, तो करंट और पाथ जब ऑपोजिट होगा तो V डेल्टा V हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा I1 इंटू R2, I1 इंटू R2 ये हो जाएगा प्लस I1 इंटू R2। उसके बाद हम जा कैसे रहे हैं, पाथ इस तरफ है और यहां पे सेल लगा हुआ है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं मतलब माइनस, तो माइनस E1, फिर इधर से आए, इधर आएंगे तो पाथ हमारा ऐसे है, हम जा कैसे रहे हैं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं तो प्लस E2 ये हो गया। फिर इस रजिस्टर में से करंट कितना जा रहा है, I2 करंट जा रहा है, तो R3 इंटू I2, पाथ हमारा इस डायरेक्शन में है, करंट हमारा इस सेम डायरेक्शन में है तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा I2 इंटू R3 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। और इसमें 4-5 क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको लिखना चाहो तो लिख लो, और ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान में रखना। ठीक है, इसको साइड में कॉपी में अलग अलग पेन से लिख लो, इसी को यूज करके आपको KCL KVL के क्वेश्चन सॉल्व करने। जितने आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ये रूल ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठ जाएंगे, रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन पे चलेंगे। मान लो ये क्वेश्चन आपको गिवन है, ये एक सर्किट आपको गिवन है और बोला है फाइंड द करंट थ्रू 20 ओम। इस रजिस्टर में से करंट निकालने के लिए बोला है। ठीक है, निकालते हैं। पहला चीज क्या करना है, जितने सेल हैं उतने करंट निकालना है, या फिर मैंने क्या बोला, अगर कोई एक सेल से भी आप करंट निकाल लेते हो देन पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो वो जो मैंने बोला था उसको हम अप्लाई करते हैं कि किसी एक सेल से मैं करंट निकाल के देखता हूं। ठीक है, मान लो मैं इस 4 वोल्ट से करंट निकाल रहा हूं, 4 वोल्ट से करंट निकला I। ठीक है, I करंट निकला। अब I करंट निकलने के बाद ये इधर आके पहुंचेगा, इस पॉइंट पे आके पहुंचेगा। इस पॉइंट पे आके पहुंचने के बाद मैंने क्या बोला था कि KCL अप्लाई करना है। ठीक है, मैं KCL अप्लाई कर रहा हूं। इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद यहां पे करंट 2 भाग में डिवाइड हो जाएंगे, होंगे या नहीं होंगे, एक तो ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा। तो मान लो लेफ्ट इस रास्ते से जो करंट गया वो गया I1। तो अगर I करंट इस तरफ से गया, इस पॉइंट से इधर I1 करंट चला गया, तो इस रास्ते से कितना करंट जाएगा, कितना करंट जाएगा, I माइनस I1 करंट जाएगा ना, अकॉर्डिंग टू KCL क्या बोलता है, I अगर इधर से I जा रहा है, इधर से मैंने I1 ले लिया, तो इसमें से कितना चाहिए, जाना चाहिए, इस पॉइंट पे I घुस रहा है, तो I शुड बी इक्वल टू I1 प्लस ये वाला X होना चाहिए। अगर मैं ये वाला रास्ता ले लूं, इसमें से मान लो X करंट जा रहा है, तो X का वैल्यू कितना हो जाएगा, X विल बी इक्वल टू I माइनस I1, होगा या नहीं होगा। तो इस रास्ते से कितना करंट गया, I माइनस I1 करंट गया। ये समझ में आया या नहीं आया, चलो मैं इस सेल को अभी कंसीडर नहीं कर रहा हूं। ठीक है, मुझे जरूरत भी नहीं है। इधर से गया, इस लूप से कितना करंट गया, I माइनस I1 गया,
इधर से आया, इस पॉइंट पे पहुंचा, पहुंचने के बाद इसमें से कितना करंट आ रहा होगा, इसमें से I करंट आ रहा होगा और इधर जा रहा होगा I1 करंट। होगा या नहीं होगा? क्योंकि यहां पे पहुंचने के बाद दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो इसमें से अगर I करंट इधर से निकला है तो इधर आके I करंट मिलना चाहिए, इधर से I करंट आके इसको मिलना चाहिए। तो अगर I इधर आ गया तो इधर से कितना बचेगा, I1 बचेगा, तो I1 चला गया। समझ में आया या नहीं आया? चलो अब इसको मैं थोड़ा नामकरण करता हूं, ठीक है। ABCD, ABC और D, ये नामकरण कर दिया। अब इसमें हमें दो लूप बनाने हैं, तो मैं दो लूप यहां पे लेता हूं। एक है लूप 1, एक है लूप 1, ठीक है, जिसका नाम मैं क्या कर रहा हूं, ABCA, ABCA, ठीक है। ABCA मैं जा कैसे रहा हूं, ऐसे जा रहा हूं, तो मतलब मैंने लूप इस डायरेक्शन में लिया, ये मान लो लूप 1 हो गया, ठीक है। और दूसरा लूप मैं क्या ले रहा हूं, लूप 2 ले रहा हूं, इस तरफ लिख रहा हूं ताकि मुझे अगर सॉल्व करना भी पड़े तो मेरे लिए जगह हो। तो लूप 2 क्या हो जाएगा, ACDA होगा या नहीं होगा, ACDA। और मैं कैसे गया इधर, इस डायरेक्शन में गया, तो ये मेरा डायरेक्शन हो गया, ये मेरा लूप 2, ठीक है। मैंने दो लूप चूज किए, दो लूप चूज करने के बाद मैं उन्हें उसमें डायरेक्शन में अपना पाथ अपने मन से मैंने बना दिया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्लॉकवाइज बनाया है, आप चाहो तो इधर एंटी क्लॉकवाइज ले लो, आंसर आपका सेम आएगा। ये सबका अलग अलग एजम्पशन हो सकता है लेकिन आंसर सेम आएगा, ठीक है। चलो अब हम लूप 1 के बारे में बात करते हैं। लूप 1 में देखते हैं पोटेंशियल ड्रॉप क्या होता है। अब देखो लूप 1 में मैं अगर इधर से स्टार्ट करूं, इधर से ऐसे आया, ऐसे ही घूम रहा ना, या फिर इधर से स्टार्ट करते हैं, इधर से स्टार्ट करते हैं, इधर से अगर स्टार्ट करें, मेरा पाथ का डायरेक्शन इस तरफ है 200 ओम, और करंट मेरा किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसी डायरेक्शन में। और मैंने क्या बोला था, करंट और रेजिस्टर या करंट और पाथ का डायरेक्शन अगर सेम हो तो पोटेंशियल ड्रॉप हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। बोला था या नहीं बोला था, नेगेटिव लेंगे बोला था। तो क्या हो जाएगा, माइनस करंट कितना है इस वाले रेजिस्टर के थ्रू, I माइनस I1, और R कितना है 200। ये होगा या नहीं होगा, समझ में आया या नहीं आया? फिर मैं इस रास्ते से इधर से आया, इधर से पाथ मेरा ऐसे आ रहा है ना, मैं पहले इसको क्रॉस किया, इधर से क्रॉस करके इधर आया। जब इधर आया, अब I1 का मैंने इस डायरेक्शन में करंट माना है I1, ठीक है। तो इधर से जब आऊंगा तो 20 ओम से I1 करंट पास कर रहा है, और मेरा पाथ इस तरफ है और करंट इस डायरेक्शन में है ना, करंट इस डायरेक्शन में है और मैं आ रहा हूं इस डायरेक्शन में, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, मैंने क्या बोला था, पोटेंशियल ड्रॉप हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो प्लस I1 इंटू 20 होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। अब इधर से गए, फिर इस रास्ते से जाएंगे, इधर इस तरफ ऐसे, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहे हैं, तो क्या होगा, माइनस, तो -5 वोल्ट इक्वल टू 0। ये होगा या नहीं होगा, समझ में आया मैंने इक्वेशन कैसे बनाया, हां या ना? चलो अब आते हैं लूप 2 में। अब लूप 2 में I करंट इस तरफ ऐसे आ रहा है 60 ओम से, और मैं चलो ऐसे जाते हैं, हम जा रहे हैं ऐसे, लूप 2 में ऐसे जा रहे हैं ना, ऐसे। तो ऐसे अगर जा रहे हैं, अब करंट इसमें से करंट कितना है, I1 है, और ऐसे इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो करंट और पाथ का डायरेक्शन सेम हो गया, सेम हो गया तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो माइनस क्या हो जाएगा, 20 इंटू I1, -20 इंटू I1, ये हो गया, ठीक है। फिर इधर से गए, इस तरफ आए, ऐसे पाथ है, और
अगर आप देखो आई ऐसे आ रहा है इस पाथ से, तो आई और ये दोनों क्या है, सॉरी आई और ये दोनों किस पाथ में है, सेम पाथ में है। सेम पाथ में है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो नेगेटिव होगा तो -60 इंटू आई ये होगा या नहीं होगा। फिर हम आएंगे इधर ऐसे, इस तरफ गए तो नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं तो +4 वोल्ट इक्वल टू 0, ये लिख लिया। समझ में आया या नहीं आया? अब इसको सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। तो इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो ये मुझे कितना मिलेगा, -200i प्लस 200i1 प्लस 20i1 -5 वोल्ट इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 220 और ये 200, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं 220i1 -200i इक्वल टू 5 वोल्ट। -5 वोल्ट को उस तरफ ले लिया तो 5 वोल्ट ये हो जाएगा। अब इसमें से कॉमन कितना चला जाएगा, इन दोनों में से कॉमन कितना जाएगा, 20 कॉमन जा सकता है या नहीं जा सकता है? जा सकता है या नहीं जा सकता है? जा सकता है। तो 20 अगर कॉमन ले जाए तो कितना हो जाएगा, 20, तो इधर बचेगा कितना, 20 इंटू 11, तो 11i1 माइनस 10i इक्वल टू, ये 20 को मैं उस तरफ ले जा रहा हूं तो 5/20 हो जाएगा कितना, 1/4 वोल्ट। तो इधर से मैं डायरेक्ट 20 को हटा रहा हूं और इधर लिख दे रहा हूं 1/4 वोल्ट। ठीक है, सिंपलेस्ट टर्म में आ गया, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ठीक है, अब इस वाले इक्वेशन पे आते हैं। इस वाले इक्वेशन पे आएंगे तो -20 अगर कॉमन ले लूं तो कितना बचेगा, i1 प्लस 3i इक्वल टू -4 वोल्ट होगा या नहीं होगा। पहले क्या किया, -4 वोल्ट उस तरफ ले लिया और इसमें से मैंने 20 कॉमन ले लिया। ठीक है, -20 कॉमन ले लिया तो -20 कॉमन चला जाएगा तो बचेगा कितना, i1 प्लस 3i बचेगा। अब -20 को उस तरफ ले जाए तो i1 प्लस 3i इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4/-20 विच इज इक्वल टू 1/5 होगा या नहीं होगा। तो इक्वेशन मेरा कितना आ गया, i1 प्लस 3i इक्वल टू 1/5, ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। हो गया, होगा या नहीं होगा। अब दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व कर दो, दोनों अननोन का वैल्यू आ जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। अब मुझे क्या चाहिए था, क्वेश्चन मुझे क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन मुझे ये नहीं पूछा है कि मुझे दोनों करंट निकालना है, क्वेश्चन मुझे पूछा है कि इस 20 ओम से कितना करंट जा रहा है, 20 ओम से कितना करंट जा रहा है, i1। तो मैं अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करूं कि मुझे i1 मिल जाए, मतलब मुझे क्या करना होगा, i को कैंसिल करना होगा। तो i को कैंसिल करने के लिए मुझे क्या करना होगा, दोनों i को इक्वल करना होगा। तो दोनों i को इक्वल करने के लिए मैं इसके साथ 3 मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसके साथ 10 मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, इसके साथ अगर 3 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 33i1 माइनस 30i इक्वल टू 3/4, ये बन गया। और इसके साथ अगर मैं 10 मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा 10i1 प्लस 30i इक्वल टू 10/5 2, ये बन गया। ये दो इक्वेशन आ गए। अब यहां पे i और i सेम नहीं, हाँ सेम है, वैल्यू सेम है, साइन सेम नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं। ठीक है, ऐड कर देते हैं। तो एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, तो क्या हो जाएगा, 10i1 प्लस 30i
इक्वल टू 2 और यहां पे है 33i1 माइनस 30i इक्वल टू 3/4 और दोनों को ऐड कर रहे हैं तो साइन चेंज की कोई जरूरत नहीं है, ये दोनों ऐसे ही कट जाएगा, प्लस और माइनस अलग अलग है। ये हो जाएगा आपका 43i1 इक्वल टू ये हो जाएगा 2 प्लस 3/4, तो 43i1 इक्वल टू कितना बन गया 8 प्लस 3 हो गया 11/4, ठीक है। तो i1 विल बी इक्वल टू 11/4 इंटू 43, तो ये कितना हो जाएगा 11/12 टू 1 16 17 172 एम्पियर, ठीक है। इतना करंट आएगा 11/172। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड करंट थ्रू 20 ओम, तो 20 ओम से करंट कितना जाएगा 11/172 एम्पियर, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है। यहां पे थोड़ा बता दे रहा हूं, जो सीबीएसई वाले हैं उनको इतना सॉल्व करना पड़ेगा या फिर इस इक्वेशन तक उनको सॉल्व करना पड़ेगा कि उसको ऐड मल्टीप्लाई करें, कुछ इक्वेशन को इक्वेट करें फिर सॉल्व करें। लेकिन जो आईएससी वाले हैं उनके लिए एक क्या है, एक बोनस है क्या, कि उनको कैलकुलेटर अलाउड है एग्जाम में, ठीक है। और कैलकुलेटर में मैं आपको एक ऐसा तरीका बता सकता हूं जिसमें बस आप ये जो कोफिशिएंट है उसका वैल्यूज बस उस इक्वेशन में पुट कर दो, कैलकुलेटर में पुट कर दो, तो आपको ऑटोमेटिकली जो अननोन है, दो अननोन है ना, i1 और i2, दोनों अननोन का वैल्यू सॉल्व करके वो i1 और i2 का वैल्यू आपको कैलकुलेटर दे देगा। अब वो कैसे करना है वो मैं इस वीडियो के बाद वो डालूंगा, ठीक है। तो जो अभी क्लास में जो बच्चे हैं, जो तुम और सुप्रिया और अंचल, वो वीडियो में जब यूट्यूब पे डालूंगा वो देख लेना, ठीक है, कैसे सॉल्व करना। मैं कैलकुलेटर पूरा बता के वहां पे बता दूंगा पूरा कैसे कैसे क्या ऑपरेट करने पे इक्वेशन वैल्यूज डालने पे कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। मैं आज की क्लास की कुछ इक्वेशन के एग्जाम्पल लेके उधर सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन जो सीबीएसई वाले हैं उनको बकायदा इसको सॉल्व करना पड़ेगा कॉपी में, क्योंकि आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। अब जो आईएससी वाले ये भी सोच रहे होंगे कि चलो हमारे लिए तो इजी हो गया, हम बोर्ड में कैलकुलेटर यूज करके कर लेंगे, ये याद रखो एंट्रेंस में आपका कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, एंट्रेंस में आपको हाथ से ही सॉल्व करना है, ठीक है। तो सीबीएसई वालों के पास एक फायदा है कि वो हाथ से प्रैक्टिस कर चुके होंगे, तो वो एग्जाम में मतलब एंट्रेंस में जल्दी से जल्दी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा एग्जाम में टाइम बचाने के लिए कैलकुलेटर वाला तरीका भी सीख लेना, लेकिन हाथ से प्रैक्टिस इक्वेशन सॉल्व करने का प्रैक्टिस भी बना हुए रखना, क्योंकि एंट्रेंस में ये जरूरत आएगा। एंट्रेंस में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, ठीक है। चलो लिख लिए, मान लो ये क्वेश्चन गिवन है, ये आपको सर्किट गिवन है और क्वेश्चन में पहले से करंट i1 i2 और i3 गिवन हो गया, ठीक है। मतलब करंट का डायरेक्शन यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया गया है, तो आपका एक काम आसान हो गया कि कौन से सेल से क्या करंट निकल रहा है वो आपको असाइन नहीं करना होगा, क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड कैलकुलेट i1 i2 एंड i3, ठीक है। ये कैलकुलेट करने के लिए बोला है। अब i1 i2 i3 कैलकुलेट करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, लूप चूज करेंगे, क्योंकि पहला जो काम था करंट निकालना वो तो पहले से क्वेश्चन में दे दिया गया है, तो लूप चूज करना है। तो मैं इधर जो ए बी ई एफ ए दो लूप लेता हूं, लूप नंबर 1 जो कि है ए बी ई एफ ए, ठीक है, और उसमें डायरेक्शन मेरा कैसा है, ऐसे गया मैं, तो डायरेक्शन मेरा ऐसा है, ठीक है, लूप 1। उसके बाद लूप 2 है, यहां पे लिखते हैं लूप 2, अच्छा लूप 2 नीचे थोड़ा लिखते हैं, लूप 2 क्या है, बी सी डी ई बी, मैं ऐसे लेता हूं बी सी डी ई बी, और डायरेक्शन क्या है, ऐसे है, लूप 2 का मैं ऐसे ले रहा हूं, तो लूप 2 का डायरेक्शन हो गया। अब क्वेश्चन में अगर आप देखो ध्यान से, अगर देखो करंट का डायरेक्शन यहां से i1 ऐसे जा रहा है, i1 ऐसे जा रहा है, मतलब यहां पे i1 जा रहा होगा,
ठीक है ना, I3 ऐसा निकल रहा है तो इस पॉइंट से I3 निकल रहा होगा और इधर से I2 जा रहा है, मतलब इधर से ब्रांच में I2 जा रहा होगा। तो इस जंक्शन में अगर मैं KCL लगाऊं, मतलब एट जंक्शन B, एट जंक्शन B हमारा KCL अगर लगाऊं बाय KCL, क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 होगा या नहीं होगा। I1 आ रहा है, I2 आ रहा है और I3 बाहर निकल रहा है, होगा या नहीं होगा। ये मुझे पहला इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन नंबर 1 मुझे कहां से मिल गया, KCL से मिल गया। ठीक है, अब आते हैं लूप 1 पे। अब लूप 1 पे हमारा पाथ ऐसा है और करंट का डायरेक्शन भी ऐसा है, तो हमारा पाथ अगर ऐसा है, ऐसे जा रहे हैं ऐसे आएंगे, तो अगर ऐसे जा रहे हैं तो इस वाले से हम कैसे जा रहे हैं, ऐसे नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा प्लस 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट लिख लिया। ठीक है, फिर ये वाला रजिस्टर, अच्छा रजिस्टर का वैल्यू नहीं लिखा हूं क्या, ये वाला बीच वाला 2 ओम, ये वाला 5 और ये वाला 3, ये वाला 5 ओम, ये वाला 3 ओम। ठीक है, तो हम जा रहे हैं ऐसे, करंट का डायरेक्शन और मेरा पाथ का डायरेक्शन सेम है, तो मैं क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा, तो माइनस क्या हो जाएगा I1 इंटू 5, तो 5 इंटू I1 ये हो गया। फिर इधर से ऐसे घूमा, इधर आया, ऐसे आ रहा था, करंट का डायरेक्शन I3 है और मेरा पाथ का डायरेक्शन भी ऐसा है, तो दोनों सेम है, तो माइनस 2 इंटू I3, फिर इधर आके कंप्लीट, तो ये हो गया 0 इक्वल टू 0, ये बन गया। अब आते हैं लूप 2 में। अब लूप 2 में अगर आए तो ऐसे जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो पहला लूप रजिस्टर क्या आ रहा है, I3 ऐसे आ रहा है और हम जा रहे हैं ऑपोजिट, तो अगर ऑपोजिट जा रहे होंगे तो क्या लेंगे, पॉजिटिव, तो प्लस 2 इंटू I3, 2 इंटू I3, फिर इधर से गए, इधर आए, इधर ऐसे आ रहे हैं, पाथ हमारा ऐसे है और यहाँ पे करंट और पाथ ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, पाथ हमारा ऐसे है और करंट ऐसे है, तो अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो क्या हो जाएगा 3 इंटू I2 विथ ए पॉजिटिव साइन, तो प्लस 3 इंटू I2 विथ ए पॉजिटिव साइन आ गया। उसके बाद ऐसे आ रहे हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव आ रहे हैं, तो माइनस होगा, तो माइनस 6 वोल्ट, ये हो गया इक्वेशन इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसको जरा सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा, -5, अगर माइनस में इसमें से कॉमन ले लूं तो 5I1 प्लस 2I3 इक्वल टू, यहां पे माइनस कॉमन है, -12 वोल्ट, तो माइनस माइनस बोथ साइड गेट्स कैंसिल, तो इसको हटा देंगे, तो ये इक्वेशन बन जाएगा 5I1 प्लस 2I3 इक्वल टू 12, ये इक्वेशन बन गया। अब इस वाले में अगर देखें 2I3 प्लस 3I2 इक्वल टू 6, ये आ गया, होगा या नहीं होगा, तो ये दो इक्वेशन आ गए। लेकिन इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए दिक्कत क्या होगा, दिक्कत ये हो जाएगा कि यहां पे I1 और I3 है और यहां पे I3 और I2 है, तो कैसे सॉल्व करें, तो 3 इक्वेशन तो ऑलरेडी है ना, 3 अननोन के लिए 3 इक्वेशन, एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है और एक ये इक्वेशन है, तो 3 इक्वेशन के लिए 3 अननोन, तो तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो। अब तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो कैसे सॉल्व करें, चलो वो भी दिखा देता हूं। अब देखो यहां पे I3 भी है और यहां पे भी I3 है, ठीक है, इन दोनों को नहीं छेड़ते हैं, इसी को छेड़ते हैं। I3 इक्वल टू कितना आया, I1 प्लस I2, मैं I3 की जगह पे I1 प्लस I2 डाल देता हूं इस वाले इक्वेशन में, तो 5I1 प्लस 2 इंटू I1 प्लस I2 इक्वल टू 12,
तो ये कितना हो जाएगा 5i1 प्लस 2i1 प्लस 2i2 इक्वल टू 12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 7i1 प्लस 2i2 इक्वल टू 12 ये आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, इधर i3 के जगह पे वही डाल दो, 2 इंटू i1 प्लस i2 प्लस 3i2 इक्वल टू 6। सॉल्व करेंगे तो 2i1 प्लस 2i2 प्लस 3i2 इक्वल टू 6। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 2i1 प्लस 5i2 इक्वल टू 6। ये हो जाएगा। अब यहां पे इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए किसी एक चीज को इक्वल करना होगा। किसको करें, i1 को कर दें, चलो i1 को कर देते हैं। या i2 को कर दे, i2 को कर देते हैं। i2 को कर देने के लिए मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं 5 और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूं 2। तो ये इक्वेशन मेरा क्या हो जाएगा, ये वाला इक्वेशन हो जाएगा 7 5 जा 35 i1 और ये हो जाएगा प्लस 10 i2 और ये हो जाएगा 60 इक्वल टू 60। और दूसरा वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा 4i1 और प्लस 10i2 फिर 12 इक्वल टू 12। ठीक है, अब इधर सब्सट्रैक्ट कर दो, माइनस माइनस माइनस, तो ये गेट्स कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 31i1 इक्वल टू 60 से 12 जाएगा तो 48। तो i1 आपको कितना मिल गया 48/31 एम्पियर, ये मिल जाएगा। उसके बाद i1 का वैल्यू कि इसी दोनों इक्वेशन में किसी में डाल दो, i1 का वैल्यू इसमें डाल देते हैं, सॉल्व करने में आसानी होगा। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 48/31 प्लस 5i2 इक्वल टू 6, ये हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 48 इंटू 2 16 189 96/31 प्लस 5i2 इक्वल टू 6। तो 5i2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 माइनस 96/31। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 31 इंटू 6 186 माइनस 96 तो 0 90, तो दैट इज इक्वल टू 90/31। तो i2 इक्वल टू कितना आ गया, i2 विल बी इक्वल टू 90/31 और डिनोमिनेटर में इंटू 5, तो 5 और ये कैंसिल कर दें तो कितना हो जाएगा 1 जा 8 18/31 एम्पियर। तो i1 मुझे कितना मिल गया 48/31, i2 मुझे कितना मिल गया 18/31। अब i3 निकालना है, तो i3 कितना हो जाएगा, i3 विल बी इक्वल टू 48/31 प्लस 18/31, दैट विल बी इक्वल टू 31 16 66/31। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो क्या क्या हमारा आंसर आ गया, मैं ब्लू पेन में इसको लिख देता हूं। आंसर हमारा क्या क्या हो गया, i3 हो गया, i1 हो गया हमारा 48/31 एम्पियर, i2 हमारा हो गया 18/31 एम्पियर और i3 हमारा कितना हो गया 66/31 एम्पियर। ठीक है, ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आया कैसे सॉल्व हुआ। एक क्लास और करेंगे जिसमें कुछ और न्यूमेरिकल्स हम इसमें से प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, किरचॉफ्स लॉ से कुछ और न्यूमेरिकल्स हमें प्रैक्टिस करने हैं, थोड़ा हायर लेवल का भी करना है। बस 2 ही क्वेश्चन आज के क्लास में हो पाया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हम कुछ और क्वेश्चंस इसमें से नेक्स्ट एक्स्ट्रा क्लास में करके कल कर लेंगे।
होप आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पे भी डाउट है और आप चाहते हो और भी क्वेश्चंस आपको इसके रिगार्डिंग, इस टॉपिक के रिगार्डिंग आपको चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और आपका फीडबैक देना मत भूलना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके पढ़ाई के रिगार्डिंग वीडियोस मैं अपने चैनल पे रेगुलरली अपलोड करता रहता हूं। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।